जी, इस वीडियो के अंदर जो है वो हम एसिम्प्टोटिक जो एनालिसिस है वो हम फाइंड आउट करेंगे कि वो हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। इससे पहले जो है वो हम रनिंग टाइम कॉस्ट एनालिसिस देख चुके हैं। इसके अलावा जो है वो हम डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ, सिंपल एरे के साथ, ठीक है, और हम ये इसमें फाइंड आउट कर चुके हैं जी हमने एनालाइज किस तरह से करना है एल्गोरिथम को, और एल्गोरिथम जो है वो कितने तरीके से एनालाइज किया जा सकता है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट की बेस पे या रनिंग टाइम आप उसका फाइंड आउट करेंगे। ये देखें ना, ये आपके पास तीसरा मेथड था हमारे पास, एक्सप्रेसिंग रनिंग टाइम एज अ फंक्शन, यानी हम उसको इनपुट साइज देंगे और उसकी बेस पे जो है हम उसका रनिंग टाइम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा एल्गोरिथम जो है वो बेहतर है। ठीक है जी, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। तो इसमें हम देखते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें होता क्या है। ट्राई की गई हो। फॉर एग्जांपल, आपको एक प्रॉब्लम दिया जाता है और आपने उसके लिए टू एल्गोरिथम डिज़ाइन किए हैं या टू से ज़्यादा भी आप लोग कर सकते हो। तो फिर हमने ये कंपेयर करना है कि कौन सा एल्गोरिथम जो है वो बेस्ट है और कौन से क्राइटेरिया में, यानी कि कौन कौन सी वैल्यूज़ उसके लिए जो हैं जो उसको बेस्ट या उसको उसकी परफॉर्मेंस को हाई करने में हेल्प कर रही हैं। तो आप यहाँ पे देखें, when asymptotic analysis will be performed when you want to compare two algorithm with running time of f of n, जिसको ये मैंने अभी सर्कल कर दिया है, यानी कि हमने इनके रनिंग टाइम को देखना है। अगर आप पिछली स्लाइड पे देखें तो हमने 3 एल्गोरिथम को रनिंग टाइम उसका कैलकुलेट किया है। तो उसी रनिंग टाइप जो है, उसका जो रनिंग टाइम है उसकी बेस पे हमने डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा एल्गोरिथम जो है वो बेस्ट है। और वो एल्गोरिथम जो है हाउ फास्ट ईच फंक्शन ग्रो। फिर हमने ये भी देखना है कि फॉर एग्जांपल एक फंक्शन जो है वो फास्टली ग्रो कर रहा है, तो क्या हम इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये एल्गोरिथम जो है वो हमारे पास बेस्ट है। ये हमें पता चल जाएगा जब हम फर्दर इसका एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हमारे पास है सेकंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यूज रेट ऑफ ग्रोथ। अब रेट ऑफ ग्रोथ हमारे पास क्या है? रेट ऑफ ग्रोथ जो है, हमने ये देखना है कि हमारा फंक्शन जो हमने इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एन प्रेजेंट किया है, वो उसकी वैल्यूज़ अगर हम पुट करते जाएं, नंबर ऑफ इनपुट उसको देते जाएं, तो उसकी ग्रोथ क्या होगी, लोअर बाउंड की तरफ जाएगी या अपर बाउंड की तरफ जाएगी। और यही चीज़ हमें एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में मिल जाएगी। क्लियर? अब कंप्यूटर फंक्शन इन द लिमिट दैट इज एसिम्प्टोटिकली फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एन। अब इसमें हमने ये देखना है, ये डिपेंड करता है एल्गोरिथम की टाइप पे कि हम उसके लिए इनपुट साइज क्या डिफाइन करें, और ताकि हम उसकी जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो है वो मैयर कर सकें। ये फिर हमने लास्ट इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट को भी डिस्कस किया था कि एरे हम इंटर करें, 10 वैल्यूज़ इंटर करें, 20 वैल्यूज़ इंटर करें, और ये फर्दर आपको यहाँ पे भी क्लियर हो जाएंगी आज के लेक्चर में। अब सबसे पहले हमने ये देखा, अभी पिछली स्लाइड पे हमने ये डिस्कस किया कि एसिम्प्टोटिक एनालिसिस जो है, और उसके थ्रू जो हमने फंक्शन डिफाइन किए हुए होते हैं, यानी कि हम जो एल्गोरिथम के लिए पहले फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम उसका एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करते हैं, तो वो डिपेंड कर रहा होता है आपके पास रेट और ऑर्डर ऑफ ग्रोथ पे। अब ये जी, आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा कि रेट ऑफ ग्रोथ पे हमने उसको डिपेंड करना है। तो देखते हैं उसके बाद क्या है। रेट और ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ से। अगर आप लोग मार्केट में शॉपिंग के लिए जाते हैं और आप लोग 2 प्रोडक्ट परचेज करते हैं, एक प्रोडक्ट की प्राइस है 5000 और दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस है 100। आप जब घर वापस आते हो, आपको पेरेंट्स पूछते हैं कि बेटा या बेटी, आप लोगों ने क्या क्या चीज़ ली, कितने पैसे लगाए, या कितने पैसों की आप लोगों ने वो प्रोडक्ट लिया? तो आप कहते हो 5000। अब आप लोगों ने ये नहीं कहना कि 5100, या आप लोगों ने 100 को क्यों पॉइंट नहीं किया कि 100 का भी तो हमने प्रोडक्ट लिया है। वो इसलिए कि जब हम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ फाइंड करते हैं तो हम अपने मैक्सिमम वैल्यू को रेफर कर रहे होते हैं, पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखें फर्स्ट इस पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कास्ट। ये कास्ट
जो है वो अप्रॉक्सीमेट जो है कॉस्ट ऑफ एलिफेंट प्लस कॉस्ट ऑफ गोल्ड फिश। अब आपको ये पता है कि कॉस्ट ऑफ एलिफेंट जो है वो एक यानी कि बिग अमाउंट होगा और कॉस्ट ऑफ गोल्ड फिश जो है वो एक लिटिल अमाउंट होगा। तो हमारे पास फिर टोटल जो बाइंग की कास्ट आ जाएगी वो हम कंसीडर करेंगे, रेफर करेंगे टू द कॉस्ट ऑफ एलिफेंट को। अब यहाँ पे हमने कास्ट ऑफ गोल्ड फिश जो है वो एक मिनिमम अमाउंट कंसीडर करते हुए हमने उसको इग्नोर कर दिया। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही है सेकंड पॉइंट में, द लो ऑर्डर टर्म्स इन ए फंक्शन आर रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट फॉर लार्ज एन। यानी कि जब आपके पास कोई एक्सप्रेशन जो आप लोगों ने रन टाइम कॉस्ट एनालिसिस के थ्रू बनाई है, अभी हमने पिछले 2 स्लाइड में वही एक एक्सप्रेशन बनाई थी, जैसे अब यहाँ पे भी आपको बनी हुई नज़र आ रही है, ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये भी अब आपके पास एक एफ ऑफ एन फंक्शन है, ये जी ऑफ एन फंक्शन है, और ये भी किसी एल्गोरिथम के आपके पास रन टाइम कॉस्ट को जो है प्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट की जाएगी इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन, और वो फंक्शन किस चीज़ के बारे में होगा, वो किसी भी एल्गोरिथम की रन टाइम कॉस्ट को रेफर कर रहा होगा या पॉइंट आउट कर रहा होगा। अब हमने इसमें आप देखें तो 4 टर्म्स हैं आपके पास। फर्स्ट टर्म आपके पास है n की पावर 4। सेकेंड टर्म में आप देखें तो इसमें एक कोएफिशिएंट 100 मल्टीप्लाई हो रहा है और n की पावर है 2, ये सेकेंड टर्म है, और ये हमारे पास 10n आपके पास जो है ये थर्ड टर्म है, और इसी तरह 50 जो है ये आपके पास कांस्टेंट है। अब आप कैसे पॉइंट आउट करोगे कि इनमें से कौन सी टर्म जो है वो आपके फंक्शन की वैल्यू को इंक्रीज कर रही है। मैं यहाँ पे एक टेबल, अब इस टेबल को आप लोग व्यू करें। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 टर्म है, एक n की पावर 2 और एक आपके पास n है। आप लोग इधर आप लोग n की वैल्यू दें, n+5 कर दें, इसको लेट करते हैं, और यहाँ पे आप लोग n को पुट करें। अगर आप n1 पुट करेंगे ये 1 होगा, ये आपके पास 6 हो जाएगा। क्लियर? अब ये जो टर्म्स हैं हमारे पास, ये एक सेपरेट टर्म है n+5, और ये आपके पास जो है n² आपके फंक्शन की अलहदा टर्म है। तो आपका फंक्शन जो है वो लेट करते हैं वो इस फॉर्म में प्रेजेंट था, f ऑफ n इक्वल टू, आप जो है इसमें लोअर ऑर्डर टर्म्स जो है वो फंक्शन के अंदर उसको हम ज़्यादातर जो है वो इनसिग्निफिकेंट जो है वो कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये लो ऑर्डर आ जाती है n² प्लस n+5, यानी कि यहाँ पे अब हमने 2 टर्म लिए हैं, एक आपके पास n² है और एक n+5 है। तो हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सी टर्म है जो आपके फंक्शन की वैल्यूज को यानी कि उसकी ग्रोथ को प्रेजेंट कर रही है। तो अब आप सिंपली इनमें वैल्यू पुट करें 1 2 3 और फिर इनको कैलकुलेट करें। 2⁻² हो तो ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7, और 3⁻³ हो तो ये आपके पास हो जाएगा 9 और ये आपके पास हो जाएगा 8। इसी तरह जब आप 4 पुट करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 16 और दूसरा जो है वो आपके पास हो जाएगा 9। तो अब आप इस टेबल को व्यू करें और आपको ये पता चल जाएगा कि जो n² है ये आपके पास वो आपके फंक्शन की वाहिद टर्म है जो उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रही है। तो इसलिए बाकी जितनी भी टर्म्स हैं आप यहाँ पे देखें, जैसे जिसको मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, ये तीनों टर्म जो हैं हम इग्नोर कर लेंगे। ठीक है जी, लो ऑर्डर टर्म्स जो है वो हमने इग्नोर कर लेनी है। तो इसमें हमारे पास जो n की पावर 4 है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा वैल्यू रिटर्न कर रही है, तो इस वजह से हम उसको यूज़ करेंगे। यानी कि ये आपके एक्चुअल रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं कर रही, जो ग्रोथ है आपके फंक्शन की वो डिपेंड कर रही है आपके पास हाई ऑर्डर टर्म पे, लो ऑर्डर टर्म पे या कांस्टेंट वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रही। तो आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू और लो ऑर्डर जो टर्म्स होंगी वो ऑटोमेटिकली आपके फंक्शन से इग्नोर या एलिमिनेट कर दी जाएंगी। अब जैसे हम इन तीनों को वो ख़त्म कर दें, अगर इन तीनों को जिनको मैंने अभी सर्कल में इनक्लोज कर दिया है,
अगर हम इन तीनों को ख़त्म कर दें तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट जो है, हम अप्रॉक्सीमेट यूज़ करें, क्यों एग्जैक्ट नहीं होगा, क्योंकि थे तो ये मिनिमम, ये जो जिन टर्म को हमने इग्नोर किया ये थे तो मिनिमम, बट ये आपके फंक्शन पे कुछ ना कुछ इफेक्ट स्टार्ट में कर रहे थे। जैसे आप लोग यहाँ पे नोट कर लें इस टेबल में, ये जैसे इस टेबल में आप देखें फर्स्ट टू जो हमने वैल्यू पुट किए हैं 1 एंड 2, उस केस में देखें तो आपके पास ये जो लो ऑर्डर टर्म्स हैं इनकी वैल्यू हाई आ रही है। जैसे n+5 की वैल्यू 6 आ रही थी, किसी जगह पे जो है वो लो ऑर्डर टर्म्स आपको रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा देती हैं, लेकिन फिर भी आपने उसको एवरेज बेस पे लेना है, तो उसमें आपको जो ये पावर वाली जो टर्म्स हैं ये आपको ज़्यादा ग्रोथ प्रोवाइड कर रही हैं। और फिर कम्प्लीटली जो है एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो आप लोगों का जो ये जो इक्वालिटी है ये अप्रॉक्सीमेट चलेगी। क्लियर। उसके बाद ये है, ये तो था आर्डर ऑफ ग्रोथ, कि आर्डर ऑफ ग्रोथ हमने कैसे फाइंड करनी है कि गिवन फंक्शन में से हमने उस टर्म को अलहदा करना है जो आपके फंक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करती है, और बाकी जो लो ऑर्डर टर्म्स या कांस्टेंट या कोएफिशिएंट होंगे आपके पास हाई ऑर्डर टर्म के साथ, उनको हमने आपके फंक्शन से जो है वो एलिमिनेट कर देना है। और ये प्रोसेस है आपके पास आर्डर ऑफ ग्रोथ, यानी हाई ऑर्डर टर्म्स जो हैं वो हमने उसमें से फैच कर लेनी है, जिसकी बेस पे हम अपने एल्गोरिथम को जो है एनालिसिस करेंगे, एनालाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे, और जो लो ऑर्डर टर्म्स होंगे उनको हम वहाँ से एलिमिनेट करवा देंगे। को कैलकुलेट करने का हम आर्डर ऑफ ग्रोथ जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। उसके बाद हम एक सिंपल वही एग्जांपल दूसरी ले रहे हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि आर्डर ऑफ ग्रोथ हम एक एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश या रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन है 3n⁻² प्लस 5n प्लस 6, ये आपके पास गिवन फंक्शन है। अब ये इक्वेशन क्या शो करेगी, ये इक्वेशन शो करेगी किसी भी एल्गोरिथम की रन टाइम कास्ट को शो करेगी कि वो कितनी आई है। जो अभी हमने पीछे 3 एल्गोरिथम की एग्जांपल सॉल्व की थी तो उसमें भी हमने यही फाइंड किया था कि रन टाइम कास्ट उसकी क्या आ रही है, हमने उसको nth फॉर्म में ले लिया था। तो यहाँ पे आप समझ लें कि ये जो फंक्शन बना हुआ है ये भी किसी एल्गोरिथम के रन टाइम कास्ट को प्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस भी किए थे, अब आप फर्स्ट इसमें देखें तो फर्स्ट स्टेप में हम इसमें से रिमूव 6 कर लेते हैं, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, वाई वी आर रिमूविंग बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू है। जब आपके पास नंबर ऑफ इनपुट बढ़ेंगे तो ये जो कांस्टेंट है इनका जो इफेक्ट या आप इम्पैक्ट समझ लें वो बहुत ही यानी कि आप थोड़ा रह जाएगा, जिसकी वजह से हम इसको ये नहीं कह सकते कि इसका जो है ऑर्डर ऑफ ग्रोथ पे जो है वो कोई इफेक्ट हो रहा है। सेकंड हमारे रिमूव करना है या इग्नोर करना है 5n को, जो आपको गिवन फंक्शन है इसमें से आप 5n को, पहले हमने 6 को रिमूव किया फिर हमने 5n को रिमूव कर दिया। अब ये जो 5n हम रिमूव कर रहे हैं ये किस बेस पे कर रहे हैं, बिकॉज इट इज लो ऑर्डर टर्म, ये आपके पास लो ऑर्डर टर्म है। और अगर आप इसको कंपेयर करें, जैसे मैंने पिछली स्लाइड पे एक टेबल बनाया था n² और दूसरा जो हमने टर्म ली थी n+5 ली थी, तो उसमें हमने देखा था कि जो n+5 हम टर्म ले रहे थे वो 2 वैल्यू के बाद, नंबर ऑफ 2 वैल्यू के बाद उसकी ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है, और जो आपके पास n² की ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाती थी। तो इसलिए हमारे पास जो है लो ऑर्डर टर्म को भी हम यहाँ पे अपने फंक्शन में हम उसको इग्नोर करेंगे। तो इनका कोई रोल नहीं है कि आपके रन टाइम कास्ट को जो है उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट कर सके या उस पर अफेक्टेड हो। उसके बाद फाइनली आप लोगों ने रिमूव कोएफिशिएंट, अब यहाँ पे आप देखें जिसको ये 3 को मैं सर्कल में ले आया हूँ 3 को, तो आप लोगों ने इस 3 को रिमूव करना है यहाँ से। क्यों रिमूव करना है, बिकॉज कोएफिशिएंट जो है जब आप ऑर्डर ऑफ ग्रोथ फाइंड करेंगे तो उसमें आप कोएफिशिएंट को भी इग्नोर करेंगे। तो सिंपली आपके पास इसकी जो ग्रोइंग टर्म आ जाएगी इस फंक्शन की, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जो होगा वो आपके पास हो जाएगा n²। अब हमने इसमें 3 चीज़ों को इग्नोर किया, कांस्टेंट 6 को,
क्यों? क्योंकि कांस्टेंट तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता आपके एनालिसिस के ऊपर, उसकी ग्रोथ के ऊपर, आपके एल्गोरिथम की ग्रोथ के ऊपर कांस्टेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं है। और सिमिलरली आपके पास जो लो ऑर्डर टर्म्स होती हैं वो भी इतना इन्फ्लुएंस उस रेशियो पे इन्फ्लुएंस नहीं करती जिस तरह आपके पास हाई ऑर्डर टर्म करती हैं, तो हम इसलिए लो ऑर्डर टर्म को भी इग्नोर कर देते हैं। और थर्ड, आपके पास जो हाई ऑर्डर टर्म जो आपने सेपरेट की होती है, तो उसके साथ जो कोएफिशिएंट होंगे, जो उनके साथ यानी कि वो नंबर जो उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, आप लोगों ने उनको भी रिमूव करना होगा, क्योंकि उसका भी इम्पैक्ट आपके ग्रोथ पे जो है वो नहीं रहेगा। तो सिंपली जब आप ऑर्डर ऑफ ग्रोथ फाइंड करेंगे तो तीन चीज़ों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा: कांस्टेंट, लो ऑर्डर टर्म एंड कोएफिशिएंट विच आर यूज्ड विद हाई ऑर्डर टर्म। जैसे यहाँ पे हाई ऑर्डर टर्म जो है वो n स्क्वायर थी, और उसके साथ जो आपके पास कोएफिशिएंट यूज किया जा रहा था वो 3 था, उसको हमने इग्नोर कर दिया। ओके, अब हम ये देखते हैं कि ये आई होप कि आपको जो है वो आइडिया हो गया होगा कि हम किस तरह से ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी गिवन फंक्शन हो, सिंपली उसमें से आपने तीन चीज़ों को रिमूव कर देना है। सबसे पहले कांस्टेंट्स को रिमूव करेंगे, लो ऑर्डर टर्म्स को रिमूव करेंगे। टर्म मतलब पूरी कंप्लीट वैल्यू, 5n कंप्लीट वैल्यू, कोफिशिएंट भी और वेरिएबल दोनों को आपने रिमूव कर देना है। और साथ ही आपने कोफिशिएंट्स को जो है वो उस टर्म के साथ, जो हाई ऑर्डर टर्म आपको नज़र आ रही है, आपने उसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको भी रिमूव करना है, और उसको आपने ले लेना जी एज अ रेट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, जिसकी बेस पे आप जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं अपने एल्गोरिथम्स को। इसके बाद जो है वो हम देखते हैं जी रेट ऑफ ग्रोथ एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। और रेट ऑफ ग्रोथ के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, यानी कि रेट ऑफ ग्रोथ और एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के दरमियान में क्या अब रिलेशन? सिंपली पहले अगर आप ये फर्स्ट बुलेट पढ़ें, फर्स्ट बुलेट को आप रीड करें: यूजिंग रेट ऑफ ग्रोथ एज ए मेजर टू कंपेयर डिफरेंट फंक्शन इम्प्लाइज कंपेयरिंग देम एसिम्प्टोटिकली। क्लियर? अब इसमें क्या है कि रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, इसको एक मेजर कंसीडर किया जा रहा है। मेजर मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग डिस्टेंस मेजर करना हो तो आप लोग उसका यूनिट ले लेते हो, जैसे डिस्टेंस के लिए मीटर, किलोमीटर। ये वेट वो करना हो, आपने मेमोरी को मेजर करना हो तो इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स वो कर लेते हो। तो जब भी आप लोगों ने डिफरेंट फंक्शंस को कंपेयर करना होगा तो उसके लिए जो आप मेजर लोगे वो आपका होगा रेट ऑफ ग्रोथ। यानी कि अगर लेट करते हैं आपके पास दो फंक्शंस हैं जिनको आप कंपेयर करते हो। अब एक फंक्शन आपके पास एक एल्गोरिथम के लिए डिज़ाइन होगा और दूसरा फंक्शन आपके पास दूसरे एल्गोरिथम के लिए डिज़ाइन होगा। हमने ये देखना है कि इनमें से जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो किस फंक्शन का ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर पहला फंक्शन है एफ ऑफ एन, दूसरा है जी ऑफ एन, तो हम इनमें से इनको एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब ये रेट ऑफ ग्रोथ जो है ये एक मेजर कंसीडर किया जाता है आपके एल्गोरिथम के जो फंक्शंस होते हैं उनको कंपेयर करने के लिए। अब यही चीज़ हम कहते हैं, इसको हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस क्या है? ये आपके पास एक प्रोसेस है जिसमें हम रेट ऑफ ग्रोथ को एज ए मेजर काउंट करते हुए अपने एल्गोरिथम के फंक्शंस को जो है वो कंपेयर करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस क्या है? एसिम्प्टोटिक एनालिसिस जो है इट इज़ ए प्रोसेस विच यूज रेट ऑफ ग्रोथ एज ए मेजर टू कंपेयर द फंक्शन ऑफ डिफरेंट एल्गोरिथम्स। यानी कि जो डिफरेंट एल्गोरिथम के फंक्शंस हैं उनको कंपेयर करने के लिए जो हम मेजर यूज़ करते हैं रेट ऑफ ग्रोथ है, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या करेंगे? एसिम्प्टोटिक एनालिसिस कहेंगे। आई होप कि आपको जो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस है उसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि हमने क्या करना है। जैसे ही हमने अपने एल्गोरिथम्स को कंपेयर करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ मेजर्स यूज़ करते हैं, और वो मेजर कौन सा है? वो रेट ऑफ ग्रोथ मेजर है। और रेट ऑफ ग्रोथ मेजर हम लास्ट टाइम देख चुके हैं कि वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को, यानी एल्गोरिथम्स को कंपेयर करना, रेट ऑफ ग्रोथ का वहाँ पे इम्प्लीमेंट होना, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसिम्प्टोटिक एनालिसिस कहते हैं। ग्रो कर रहा है, देन f of x always eventually become larger than g of x in the limit। अब वो लिमिट क्या होगी? यानी कि नंबर ऑफ इनपुट्स आपके पास होंगे, उस लिमिट के अंदर जो है आपके फंक्शन की ग्रोथ जो है वो लार्जर हो जाती है f of x की g of x से। और ये चीज़ हमने एनालाइज करनी है थ्रू एसिम्प्टोटिक प्रोसेस से। ओके, अब ये एक सिंपल एग्जांपल है आपके पास।
एसिम्प्टोटिक एनालिसिस को रेफर करने के लिए, यानी कि ऑर्डर ऑफ वो करेंगे। सपोज यू आर डिजाइनिंग ए वेबसाइट टू प्रोसेस योर डेटा, और डेटा आपके पास फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वगैरह हैं। आप एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो, अपने यूज़र्स के डेटा को प्रोसेस करना है। उसके लिए ये है कि जी सपोज प्रोग्राम ए, अब हम इस एग्ज़ाम्पल को जो है वो नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए जो है वो आप इसको एग्ज़ाम्पल्स को एक्सप्लेन करें और कोशिश करेंगे इसको अंडरस्टैंड करने की। नेक्स्ट वीडियो